डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है प्रादेशिक नियोजन और विकास। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश को परिभाषित करते हुए प्रदेश को वर्गीकृत कीजिए, अथवा प्रदेश को परिभाषित करते हुए प्रदेश के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर स्टार्ट करेंगे हम प्रस्तावना से। भूगोल का मुख्य उद्देश्य धरातल पर विद्यमान एवं घटित होने वाली घटनाओं एवं उनके क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना है। इन घटनाओं एवं क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझने के लिए पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करना पड़ता है, क्योंकि जो पृथ्वी है यह बहुत बड़ा है और इसमें पर्याप्त विविधताएं विद्यमान है, जिसको हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए उसे अलग अलग भागों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं, जिसे प्रदेश कहते हैं। अतः भूगोलवेत्ताओं के लिए प्रदेश शब्द नया नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुआ है, इसके बाद जब से अध्ययन करना स्टार्ट किए हैं, तभी से उसे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं। क्योंकि प्रारंभ में कोई सैटेलाइट वगैरह नहीं था, तो उसे जिस क्षेत्र में हम रहते थे उसी क्षेत्र को ही अध्ययन कर पाते थे। इसीलिए प्रदेश शब्द नया नहीं है। अब देख लेते हैं प्रदेश का अर्थ। भूगोल में प्रदेश शब्द से तात्पर्य उस इकाई से होता है जिसमें एक या कई तत्व या लक्षणों की एकरूपता होती है तथा दूसरे प्रदेश से भिन्न होती है। यह है भूगोल की अर्थ। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, सामान्यतः समान गुण तथा समान प्रकृति वाले क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश अनिश्चित है किंतु समान फैलाव वाले होते हैं। इसकी व्याख्या में क्षेत्रीय अभिलक्षणों का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो किसी क्षेत्र की विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं तथा कार्यों एवं अंतर संबंधों पर विचार किया जाता है। ये हो गया प्रदेश का अर्थ। आगे देखेंगे हम प्रदेश की परिभाषाएं, इसके बाद देखेंगे प्रदेश के प्रकार। प्रदेश की परिभाषाएं। तो चलिए देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों ने प्रदेश को किस प्रकार परिभाषित किए हैं। फर्स्ट है रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार। उनके अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है, जो किसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होता है तथा ऐसे प्रदेश का विस्तार वहीं तक होता है जहां तक उसकी विशिष्टता मिलती है। जैसे कि हमारा जो पर्वतीय प्रदेश है भारत में, वह जो दक्षिणी क्षेत्र है प्रायद्वीपीय उससे अलग है। तो ये क्या है, उसकी विशिष्टता है, इसीलिए वह दोनों अलग अलग है। फिर नेक्स्ट है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। प्रदेश को पृथ्वी सतह के एक इकाई क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि इनके अनुसार प्रदेश क्या है, हमारे जो पृथ्वी है उसकी एक सतह है, यानी कि उसकी कोई भी जो सतह है उसके एक इकाई क्षेत्र को मान सकते हैं, जैसे कि हमारा जिला। ये हो गया प्रदेश। फिर नेक्स्ट है आर.एस. फ्लॉट के अनुसार प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जो स्थल लक्षणों एवं भू अधिपत्यों में समरूपता के आधार पर सीमांकित है। इनके अनुसार क्या कहना है, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो स्थलीय लक्षणों यानी कि स्थल की जो विशेषता है और भू अधिपत्य की समरूपता, उसी के आधार पर इनको सीमांकित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट ई डिकिंस के अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसके संपूर्ण भाग में एक विशेष प्रकार की भौतिक दशाओं से एक विशेष प्रकार के आर्थिक जीवन का विकास हुआ है। अर्थात हमारे जो पर्वतीय प्रदेश है उसको देखते हैं तो वहाँ के जनजीवन किस प्रकार से है, वहाँ की जनजीवन जो है खेती वगैरह करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। वहाँ की जो खेती वगैरह है वहाँ पास जो ज़्यादातर व्यावसायिक कृषि करते हैं और फलों की कृषि करते हैं, जैसे कि हमारे जो मैदानी एरिया है उधर करते हैं, इस प्रकार से नहीं कर पाते। उधर पट्टीदार खेती बनाते हैं या तो स्थानांतरण कृषि करते हैं।
तो इस प्रकार वहाँ की जो आर्थिक जनजीवन है वो विशिष्टता अलग होती है। फिर नेक्स्ट है जी.टी. रेनर के अनुसार प्रदेश विशुद्ध क्षेत्र होते हैं जिनमें प्रत्येक अपने पड़ोसी प्रदेश से प्राकृतिक व सांस्कृतिक विषमताएं प्रदर्शित करता है। यानी कि क्या होता है इसमें, इनके अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जो क्षेत्र है वह विशुद्ध यानी कि अगला जो क्षेत्र है उससे स्वतंत्र होता है और जो पड़ोसी प्रदेश है उससे प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से विषमताएं प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट है जॉर्ज के अनुसार प्रदेश वह क्षेत्र है जिसकी भौतिक दशाएं समानता वाली हो, यानी कि उसकी जो भौतिक दशा है उसमें समानता हो, जैसे कि मिट्टी हो गया या जलवायु हो गया, उसमें समानता होनी चाहिए, तभी उसे हम प्रदेश कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रेस्टन ई जेम्स के अनुसार प्रदेश शब्द का प्रयोग किसी आकार के ऐसे क्षेत्र के लिए किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की समरूपता का साम्राज्य हो, जिसके आधार पर उस प्रदेश को परिभाषित किया गया हो। तो इनके अनुसार कहना है कि किसी भी प्रदेश को तभी हम मान सकते हैं जिस आधार पर उसे परिभाषित किया गया है। जैसे कि हम जलवायु प्रदेश के लिए लेते हैं तो इसे किस आधार पर परिभाषित किया गया है, जलवायु की समरूपता के आधार पर। उदाहरण के तौर पर है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश ये। फिर नेक्स्ट है टी.आई. वोफ्टर के अनुसार टी.आई. वोफ्टर के अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वातावरण एवं जन समुदाय संबंधी कारकों के संयोग से आर्थिक एवं सामाजिक संबंधी समानता उत्पन्न हुई हो। फिर नेक्स्ट है थ्रिफ्ट के अनुसार प्रदेश मानवीय क्रियाओं एवं सामाजिक संरचना का एक सम्मिलित है, यानी कि मिश्रण है। फिर नेक्स्ट है एफ.जे. मॉकहाउस के अनुसार पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से भिन्न होता है, प्रदेश कहलाता है। फिर नेक्स्ट है वोल्फगैंग एवं जॉर्ग के अनुसार पृथ्वी के धरातल का कोई भाग जहां भौतिक दशाओं में समरूपता है प्रदेश कहलाता है, यानी कि भौतिक दशाएं मतलब मिट्टी, जलवायु, ये सभी भौतिक दशाएं हैं, उनमें समरूपता होनी चाहिए। फिर है ए.जे. हर्वर्टसन के अनुसार प्रदेश पृथ्वी सतह का वह जटिल भाग है जिसमें भूमि, जल, वायु, पादप जंतु एवं मानवों के मध्य विशेष प्रकार का संबंध होता है। तो ये हो गया प्रदेश की परिभाषा और अर्थ है। तो इसमें यह निष्कर्ष निकल के आता है कि जो प्रदेश होता है वह तभी प्रदेश होता है जब उसमें जो अन्य प्रदेश है उससे विभिन्नता हो, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक आधार पर हो या भौतिक आधार पर हो, यानी कि जलवायु, मृदा या उसकी कुछ परंपराएं हो, उसके आधार पर विभिन्नता होती है, तो वह प्रदेश कहलाता है, वह अपने आप में विशिष्ट होता है। तो ये हो गया प्रदेश के अर्थ परिभाषा। अब हम देखेंगे प्रदेश के प्रकार या वर्गीकरण। प्रदेश के प्रकार या वर्गीकरण। सामान्यतः निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेशों का विभाजन विशिष्टता एवं समरूपता के आधार पर की जाती है। ये हम पहले अर्थ परिभाषा में देख चुके हैं कि जितने भी प्रदेश को परिभाषित किए हैं जो विद्वान हैं उन्होंने किसी न किसी समरूपता के आधार पर ही परिभाषित किया है उन्हें या वर्गीकृत किया है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उपयुक्त आधारों पर ही प्रदेशों के विभाजन को अंतिम मान लिया जाए, यानी कि जो प्रदेश का विभाजन है विशिष्टता एवं समरूपता के आधार पर, तो इसे अंतिम मान लेना सही नहीं है, क्योंकि स्थानीय दशा और विविधता के आधार पर भी उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। अनेक विद्वानों ने प्रदेशों का विभाजन स्थानीय लक्षण, भौतिक जो लक्षण होता है, मृदा, जलवायु, इस आधार पर और उद्देश्यों, विधि तंत्र और कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया है।
तो चलिए देख लेते हैं कि विद्वानों ने किस प्रकार से उसे परिभाषित किया है या प्रदेश के प्रकार क्या क्या है। प्रदेश के प्रकार अथवा वर्गीकरण। सामान्यतः निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदेशों का विभाजन विशिष्टता एवं समरूपता के आधार पर किए जाते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उपयुक्त आधारों पर ही किए गए प्रदेशों का विभाजन अंतिम मान लिया जाए, क्योंकि स्थानीय दशाओं तथा विविधताओं के आधार पर भी प्रदेशों को वर्गीकृत किया जा सकता है। यह हो गया उसके प्रकार के संदर्भ में एक छोटी सी तर्क। तो जैसे कि हमने अर्थ एवं परिभाषा में देखा है कि जितने भी प्रदेश होते हैं उसे भौतिक तत्वों के समरूपता के आधार पर विभाजित किया गया है, या उद्देश्य के आधार पर भी उसे हम परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए हम केवल विशिष्टता या समरूपता को आधार नहीं मान सकते, उसके साथ साथ उसके कार्यों को भी उसके तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, या उद्देश्य सभी आ जाते हैं इसमें। तो ये हो गया उसका वर्गीकरण का एक तथ्य। अब देख लेते हैं प्रदेश का प्रकार या वर्गीकरण किस प्रकार से किए हैं उन्होंने। तो ये है प्रदेश के प्रकार अथवा वर्गीकरण। तो विभिन्न लक्षणों के आधार पर चलिए देख लेते हैं प्रदेश को किस प्रकार से विभाजित किए हैं। तो सबसे पहला होता है समरूप प्रदेश, यानी कि समरूपता के आधार पर बांटी गई प्रदेश या एकरूपता के आधार पर निर्धारित प्रदेश। इसे सामान्य प्रदेश अथवा लाक्षणिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, यानी कि किसी एक विशेषता या लक्षण के आधार पर या बहु विशेषता या लक्षण के आधार पर इसे समरूप प्रदेश यानी कि प्रदेश में बांटा जाया होता है। तो ये हो गया समरूप प्रदेश फर्स्ट। और इसे लक्षणों के आधार पर चूंकि मानते हैं तो इसमें दो क्षेत्र और भी है, एक लाक्षणिक प्रदेश और बहुलक्षणिक प्रदेश, ये इसके उपविभाजन है। तो चलिए देख लेते हैं एक लाक्षणिक प्रदेश का क्या क्या उदाहरण है और बहुलक्षणिक प्रदेश का क्या उदाहरण है। यह है एक लाक्षणिक प्रदेश जो समरूप प्रदेश का एक उदाहरण है। इसमें खनिज प्रदेश, मृदा प्रदेश, जलवायु प्रदेश, भाषा प्रदेश, कृषि प्रदेश, जाति प्रदेश आदि प्रकार के एक लाक्षणिक प्रदेश को शामिल किया जाता है। इसी के समरूपता के आधार पर इसे प्रदेश में निर्धारित किया जाता है। फिर सेकेंड है बहुलाक्षणिक प्रदेश। इसमें यानी कि बहुलक्षणों की समरूपता के आधार पर प्रदेश को निर्धारित किया जाता है या सीमांकित किया जाता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हम भौतिक प्रदेश, जैसे कि हमारा उत्तरी मैदान हो गया या हमारा प्रायद्वीपीय प्रदेश हो गया, पर्वतीय प्रदेश हो गया। ये किसके आधार पर विभाजित है? भौतिक प्रदेश के आधार पर। फिर है सामाजिक अथवा सांस्कृतिक प्रदेश, यानी कि ये हमारा हो गया जातिगत वगैरह जो बनता है प्रदेश उसके आधार पर, जैसे कि मुस्लिम प्रदेश हो गया, इस प्रकार से। फिर है भौगोलिक प्रदेश, यानी कि ये हमारा जो देश है, राज्य है, इसको किस आधार पर हम प्रदर्शित करते हैं? भौगोलिक के आधार पर। तो ये हो गया बहुलक्षणिक आधार, क्योंकि इसमें जो लक्षण होते हैं वो विशिष्टता बहुत ज़्यादा होते हैं। भौतिक प्रदेश में यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें हमारा पर्वत पठार मैदान, तो इसमें क्या हो गया? बहुलक्षण आ गया, ये इस प्रकार से। तो ये हो गया समरूपता प्रदेश। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक लाक्षणिक प्रदेश और बहुलक्षणिक प्रदेश। फिर है नेक्स्ट विशिष्ट प्रदेश। ये हो गया सामान्य प्रदेश या समरूप प्रदेश या लाक्षणिक प्रदेश फर्स्ट। सेकेंड है विशिष्ट प्रदेश। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट प्रदेश क्या है। अभी हम इसे सामान्य वर्गीकरण देख रहे हैं, फिर नीचे इसका व्याख्या भी देखेंगे। तो यह है विशिष्ट प्रदेश। विशिष्ट प्रदेश में क्या होगा? जो अपने आप में विशिष्ट हो और वह दूसरे प्रदेश में नहीं पाया जाता। जो विशिष्ट प्रदेश है यह विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाया जाता, केवल एक ही स्थान पर वैसा स्थल पाया जाता है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार यह कहाँ है? हमारे भारत में है, झारखंड पे। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं पाया जाता है। आपके एशिया में केवल एक ही है, हमारे भारत में। किसी और जगह पर छोटा नागपुर का कोई भी पठार नहीं है। तो ये क्या है? एक विशिष्ट प्रदेश है। फिर है इस्पात नगर। इस्पात नगर क्या है? वो एक होता है, लौह इस्पात से कार्य करने वाला एक क्षेत्र होता है। तो यह किसी और
से इसका तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने आप में विशिष्ट है। इस्पात नगर में केवल इस्पातों से संबंधित कार्यों को ही सम्मिलित किया जाता है और उसी के आधार पर उसे सीमांकित किया जाता है। फिर है नेक्स्ट उदाहरण हमारा सुंदरवन प्रदेश। तो ये सुंदरवन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है? ये हमारे भारत में है और यह सुंदरी वृक्ष की वजह से यह सुंदरवन प्रदेश बना है। इसी के आधार पर उसे सीमांकित किया गया है और ये अपने आप में विशिष्ट है और यह प्रदेश किसी और देश या राज्य में नहीं पाया जाता, केवल हमारे भारत में ही पाया जाता है। फिर है थार मरुस्थल प्रदेश। तो ये थार मरुस्थल प्रदेश किसी और जगह पाया जाता है? नहीं, केवल एक ही स्थान पर है, थार का मरुस्थल प्रदेश जो है। इसीलिए यानी कि विशिष्ट प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जो अपने आप में विशिष्ट हो और किसी अन्य स्थान पर नहीं पाया जाता हो, यानी कि वो केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है औपचारिक प्रदेश और कार्यात्मक प्रदेश। यह है औपचारिक प्रदेश, फिर चौथे नंबर पर है कार्यात्मक प्रदेश। तो पहले औपचारिक प्रदेश को देख लेते हैं। औपचारिक प्रदेश ये कार्यों के आधार पर बटा हुआ है। औपचारिक प्रदेश का उदाहरण है देश, राज्य या गांव, इसे प्रशासन द्वारा जो है सीमांकित किया जाता है। और कार्यात्मक जो प्रदेश है इसे कार्यों के द्वारा सीमांकित किया जाता है, जैसे कि बाजार केंद्र, यह किसके लिए बनाया गया है? जो उपलब्ध सेवाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी कि उसको सेवाएं प्रदान करने के लिए, आसपास के जो क्षेत्र है उसको सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो ये हो गया कार्यात्मक क्षेत्र में आपके बाजार केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, ये प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया जाता है। व्यापारिक केंद्र, ये व्यापारिक कार्यों के लिए बनाया जाता है, यानी कि ये सभी बाजार प्रदेश, प्रशासनिक प्रदेश, व्यापारिक प्रदेश इस प्रकार से सीमांकित किए जाते हैं। फिर शैक्षणिक केंद्र है, तो ये शिक्षा के लिए तैयार किया गया रहता है। फिर एक खनन केंद्र है, इसमें केवल खनन के कार्य ही होते हैं, जिसे खनन प्रदेश हो जाता है। तो ये हो गया कार्यात्मक प्रदेश। फिर है वृहद प्रदेश। ये हो गया हमारे आकार के आधार पर बटा हुआ है, जो 5वां, 6वां और 7वां है, ये तीनों आकार के आधार पर बटे हुए प्रदेश है। और जो तीसरा, चौथा देखे हैं वह कार्यात्मक दृष्टि से बांटा गया है, और जो सामान्य दृष्टि से बटा है वह है एक समरूप प्रदेश और विशिष्ट प्रदेश। तो ये हो गया सामान्य दृष्टिकोण से 2 बटे हैं, समरूप प्रदेश और विशिष्ट प्रदेश। फिर कार्यात्मक दृष्टि से 2, औपचारिक और कार्यात्मक। फिर नेक्स्ट है आकार की दृष्टि से बृहद प्रदेश, मध्य प्रदेश और लघु प्रदेश। तो बृहद प्रदेश का उदाहरण देख लेते हैं। पर्वतीय प्रदेश, ये क्या है? बृहद प्रदेश है, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है उसमें जो भौतिक प्रदेश है उसमें पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है वहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश को रखा जाता है। तो ये जो उच्चावचे हैं ये विशिष्ट है अपने आप में और वृहद क्षेत्रीय में आ जाता है पर्वतीय प्रदेश जो है। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, यानी कि जो वृहद प्रदेश से छोटे आकार के होते हैं यह मध्य प्रदेश कहलाता है। और कई मध्य प्रदेश मिलकर के वृहद प्रदेश बनते हैं, यानी कि मध्यम आकार का प्रदेश, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, तटीय प्रदेश हो गया, या उदाहरण पे गुजरात हो गया, ये सभी क्या है? एक मध्य आकार का प्रदेश है। या मैदानी प्रदेश, ये सभी मध्यम आकार का प्रदेश है, जैसे कि इसमें पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश आ गया, ये वृहद आकार का। तो उसका छोटा रूप जो है ये है, जैसे कि गंगा जमुना का प्रदेश ये हो गया, इस मध्यम प्रदेश में आ जाएगा, इसका जो विभाजन है वह। फिर है लघु या सूक्ष्म प्रदेश, तो ये जो मध्यम प्रदेश को और भी विभाजित किया जाता है नियोजन वगैरह के लिए, तो वो हो जाता है लघु प्रदेश में आ जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ को विभिन्न भौतिक विभागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का पठार, यानी कि दंडकारण्य का पठार कहते हैं उसको, इस प्रकार से। तो ये जो लघु क्षेत्र है इसमें सूक्ष्म क्षेत्र में केवल एक ही भाग को लिया गया है, छत्तीसगढ़ के मैदान। और फिर नेक्स्ट लिया गया है बस्तर का जनजातीय प्रदेश, यानी कि ये भी एक सूक्ष्म प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। फिर दंडकारण्य का पठार, ये भी एक सूक्ष्म प्रदेश है। ये हो गया। अब सिंपली हम लोग देख लिए कि प्रदेश को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है या किस प्रकार के होते हैं। अब इसका वर्णन भी देख लेते हैं कि विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने इन प्रदेशों को किस प्रकार से बताया है या व्याख्या किया है।
अब देख लेते हैं समरूप प्रदेश की व्याख्या। समरूप प्रदेश वे होते हैं जिनमें स्थानीय विभिन्नताएं बहुत कम होती है, अर्थात उनका स्वरूप लगभग एक समान होता है। ये होता है समरूप प्रदेश। समरूप प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण कुछ गिने चुने तत्व या लक्षणों के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी विशेष लक्षण या समरूपता के आधार पर पृथ्वी या महाद्वीपों आदि के सामान्य प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह समरूप प्रदेश कहलाता है। यह प्रदेश अपनी मूल विशेषताओं के साथ विश्व के अन्य भागों में भी पाया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर वर्गीकरण में देखा, जो समरूप प्रदेश है वे जो है एक लक्षण या बहुलक्षण के आधार पर बटे होते हैं और यह अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। जैसे कि मृदा प्रदेश है, तो ये जैसे कि लेटेराइट मिट्टी है, यह विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। तो लेटेराइट मृदा प्रदेश ये अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। और विशिष्ट प्रदेश जो होता है वो क्या होता है, केवल एक स्थानों पर पाया जाता है। जैसे कि सुंदरवन हम देखे हैं, सुंदरवन प्रदेश, तो वो क्या है, केवल भारत में ही पाया जाता है, किसी और स्थान पर इस नाम से सीमांकित नहीं किया गया है। वो होता है विशिष्ट। ये है सामान्य प्रदेश। तो इसमें उदाहरण लिए हैं वो है भूमध्य जलवायु प्रदेश, यानी कि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। तो ये हमारे यूरोप, एशिया और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका तीनों ही स्थान पर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, अपनी विशिष्टता के आधार पर विभिन्न स्थानों में पाया जाता है। ये होता है समरूप प्रदेश। आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार इसका सीमांकन एक तत्व या बहुतत्व यानी कि अनेक तत्वों के आधार पर एवं संपूर्ण तत्वों के आधार पर किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक लाक्षणिक प्रदेश या एक तत्व प्रदेश ये क्या है, क्योंकि ये समरूप प्रदेश का एग्जाम्पल है, तो उसको भी देख लेते हैं। एक लाक्षणिक प्रदेश या एक लाक्षणिक या तत्व प्रदेश, ये है समरूप प्रदेश का फर्स्ट एग्जाम्पल। एक लक्षण प्रदेश वे होते हैं जिनमें किसी एक भौगोलिक तत्व की समानता होती है, अर्थात केवल एक तत्व पर ही ध्यान दिया जाता है, अर्थात इसका सीमांकन एक तत्व के आधार पर किया जाता है। ये होता है एक तत्व प्रदेश यानी कि एक लक्षण प्रदेश। ये होता है समरूपता के आधार पर, यानी कि एक ही लक्षण या एक ही विशेषता के आधार पर प्रदेश को परिभाषित किया जाता है या सीमांकित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर है जलवायु के आधार पर जलवायु प्रदेश, वनस्पति के आधार पर वनस्पति प्रदेश, कृषि के आधार पर कृषि प्रदेश, भाषा के आधार पर भाषा प्रदेश। यह क्या है, एक लाक्षणिक प्रदेश है। इसमें इसी के जलवायु की समरूपता के आधार पर, वनस्पति समरूपता के आधार पर, कृषि समरूपता के आधार पर, इन्हीं आधारों पर प्रदेश को सीमांकित किया गया है। फिर है बहुलक्षणिक या बहुतत्व प्रदेश। तो इसमें एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर प्रदेश को सीमांकित किए जाते हैं। जब प्रदेश के विभाजन में एक से अधिक लक्षणों या तत्वों को यानी कि आधार बनाए जाते हैं तो उसे बहुलक्षणिक प्रदेश कहा जाता है। तो ये हो गया बहुलक्षणिक प्रदेश, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। भौतिक प्रदेश, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आपको पहले ही पता है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी प्रदेश ये सभी सम्मिलित होता है। और सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश, तो इसके अंतर्गत भाषाई प्रदेश हो गया, अलग अलग समाज के रहने वाले होते हैं। तो ये जो प्रदेश है सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश, ये भी बहुलक्षणी प्रदेश होता है। भौगोलिक प्रदेश, तो इसके अंतर्गत एक देश, राज्य या गांव आ सकता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे लक्षणों या विशेषताएं विद्यमान होती हैं। जैसे कि अपने गांव को ही ले लीजिए, वह भौगोलिक आधार पर बटा हुआ है। तो आपके गांव में बहुत सारे जो मिट्टी है उसमें भी विविधता होगी, कहीं पास काली मिट्टी होगी तो कहीं पास पथरीली टाइप की, कहीं पास रेतीली मिट्टी होगी तो कहीं पास कंकड़ पत्थर ज़्यादा होंगे मिट्टी में। तो इस प्रकार उसमें भौगोलिक प्रदेश में जो है विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं। तो ये हो गया एक लाक्षणिक प्रदेश, बहुलक्षणिक प्रदेश, जिसे कि जो है समरूपता के उदाहरण है। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर हम देखेंगे विशिष्ट प्रदेश, उसे किस प्रकार से बताया है विद्वानों ने। आगे है विशिष्ट प्रदेश। ये मिस्टेक हो गया है, इसमें आएगा ऐसे प्रदेश। यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट में।
ये इसकी जगह में जो लिखा है उसमें ऐसे प्रदेश आएगा। ऐसे प्रदेश क्षेत्र विशेष प्रमुख लक्षणों को दर्शाता है। यह सीमित क्षेत्र होता है। यह प्रदेश पूर्णतः दूसरे प्रदेशों से भिन्न होता है और भूतल पर केवल एक ही जगह पर पाया जाता है, जिनका निर्माण या सीमांकन कुछ विशेष लक्षणों या तत्वों की जटिलताओं के आधार पर होता है। जैसे कि हमने सुंदरवन प्रदेश को बताया, उसमें क्या है, सुंदरी वृक्ष की वजह से उसे हमारे जो भारत प्रदेश देश है वहाँ पर सीमांकित किया गया है सुंदरवन प्रदेश के नाम से। वह दूसरे किसी अन्य स्थान पर नहीं पाया जाता। तो ये हो गया उसकी विशिष्ट लक्षण। इसके अलावा विशिष्ट जो प्रदेश है, एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि वह पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि एक ही स्थान पर होता है। उसकी जो विशिष्टता होती है वह किसी अन्य स्थान पर नहीं पाया जाता है। जैसे कि जो समरूप प्रदेश है उसमें हम देखे हैं कि वह अपनी विशेषता के साथ ही किसी और स्थान पर भी पाए जाते हैं, लेकिन जो विशिष्ट प्रदेश है वो केवल विश्व के एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, भूपटल पर केवल एक ही क्षेत्र में सीमित होते हैं। उदाहरण पर लिए हमारा छोटा नागपुर का पठार, ये केवल भारत में है, किसी और स्थान पे नहीं। थार का मरुस्थल भी केवल एक है, गोबी का मरुस्थल भी एक होगा, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र है उसे सीमांकित किया गया है उसकी विशिष्ट लक्षण के आधार पर, तो वह केवल एक ही है। ये हो गया विशिष्ट प्रदेश, सुंदरवन प्रदेश। इसके बारे में हम पहले आपको बता ही चुके हैं। अब देखते हैं औपचारिक प्रदेश क्या है। औपचारिक प्रदेश देश, राज्यों और शहरों जैसे राजनीतिक रूप से परिभाषित क्षेत्र है, जिसे अर्थशास्त्र, भौतिक गुण, सांस्कृतिक या सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी कि सीमांकित किया जाता है। अर्थात औपचारिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से पहचाना जाता है। उदाहरण के तौर पर देश, राज्य या गांव, ये किस आधार पर सीमांकित किए जाते हैं? जो सरकार है उनके द्वारा सीमांकित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कार्यात्मक प्रदेश। कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो कार्यों की विशिष्टता के आधार पर सीमांकित किया जाए, उसे कार्यात्मक प्रदेश कहते हैं। जैसे कि हमारे जो वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए बाजार केंद्र का निर्धारण किया जाता है, यानी कि बाजार केंद्र को लाया जाता है। फिर शैक्षणिक केंद्र हमारे स्कूल कॉलेजों के लिए चुना गया एक प्रदेश होता है। फिर है धार्मिक केंद्र, ये क्या होता है, हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं ये प्रदेश होते हैं। फिर है व्यापारिक प्रदेश, ये जो है पूर्णतः व्यापारियों के लिए चुना गया प्रदेश होता है, जो कि कार्यात्मक दृष्टिकोण है। औद्योगिक प्रदेश, ये उद्योगों के लिए विशिष्टता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। नगर प्रदेश, ये कार्यों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। इसमें जितने भी जनसंख्या होते हैं वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक इन कार्यों में संलग्न होते हैं। तो ये हो गया कार्यात्मक प्रदेश। अब आगे देखेंगे हम आकार के दृष्टि से जो प्रदेश बटे हुए हैं, वृहद, मध्य और लघु प्रदेश। फिर देखते हैं वृहद प्रदेश। वृहद प्रदेश जो अपने आकार एवं विस्तार में अधिक विस्तृत हो तथा जिसमें कई राज्य या छोटे प्रदेश सम्मिलित हो एवं वृहद प्रादेशिक योजना का प्रसार हो, वृहद प्रदेश कहलाता है। यह है वृहद प्रदेश का अर्थ। कुछ विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं उन्होंने वृहद प्रदेश को किस प्रकार से बताया है। जब विश्व का विभाजन महाद्वीप एवं उपद्वीप के संदर्भ में किया जाता है तो वह वृहद प्रदेश कहलाता है। फिर हर्बर्टसन महोदय के अनुसार भी देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। जलवायु, वनस्पति, मृदा तथा जीवों के आधार पर विश्व को वृहद प्रदेशों में विभाजित किया, जिन्हें आगे चलकर हम क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन रीजन कहा गया है। यानी कि जो हर्बर्टसन महोदय है उन्होंने जलवायु, वनस्पति और मृदा तथा जीवों के आधार पर विश्व का वृहद प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन रीजन के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। इसे स्पष्ट होता है कि वृहद प्रदेशों में के सीमांकन हेतु कई आधार निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि
भारत को विभिन्न विद्वानों ने वृहद प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम मैकफार्लेन महोदय ने भारत को 2 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया है। ये प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीपीय भारत। मैकफार्लेन जो महोदय है उन्होंने भारत को 2 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया है। उन वृहद प्रदेशों का नाम है, एक है प्रायद्वीपीय भारत और दूसरा है बाह्य प्रायद्वीपीय भारत। ये 2 प्रदेशों में विभाजित किए हैं। फिर LD स्टैम्प ने भूगर्भिक संरचना के आधार पर, भौतिक स्वरूप तथा जलवायु के आधार पर भारत को 3 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, भारतीय पठारी प्रदेश, इन 3 भागों पर विभाजित किया है। तो इस प्रकार से विभिन्न आधारों पर प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखेंगे हम मध्य प्रदेश यानी कि मध्य आकार का प्रदेश। मध्य प्रदेश वृहद प्रदेश के छोटे विभागों के रूप में होते हैं, यानी कि जो कई मध्य प्रदेश मिलकर क्या बनते हैं, वृहद प्रदेश बनते हैं। इनमें कई छोटे छोटे तृतीय स्तर के प्रदेशों को मिलाकर एक मध्य प्रदेश बनाया जाता है, यानी कि बहुत सारे लघु प्रदेश को मिलाकर एक मध्य प्रदेश बनता है और बहुत सारे मध्य प्रदेश को मिलाकर एक वृहद प्रदेश बनता है। मध्य स्तर के प्रदेश में प्राकृतिक कारकों एवं संपदाओं की एकरूपता पाया जाना स्वाभाविक है, जैसे कि मृदा हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति, इस प्रकार की। यह राष्ट्रीय नियोजन, प्रादेशिकरण तथा प्रदेशवाद विकास की स्वरूप को समझने के लिए विशेष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, प्रोफेसर RL सिंह ने भारत को 28 मध्य स्तर के प्रदेशों में विभाजित किया है। राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, उत्तरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचली गंगा मैदान, पूर्वांचल प्रदेश, मालवा प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश, बघेलखंड प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य, तमिलनाडु उच्च भूमि, महाराष्ट्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश, उड़ीसा उच्च भूमि, कर्नाटक पठार, भारतीय द्वीप समूह, गुजरात प्रदेश, दक्षिणी सह्याद्री, इस प्रकार से 28 मध्य स्तर के प्रदेशों में विभाजित किया है। फिर नीचे देखेंगे हम लघु प्रदेश यानी कि सूक्ष्म स्तरीय प्रदेश। अब यह है लघु स्तरीय सूक्ष्म स्तरीय प्रदेश। यह प्रदेश निम्न स्तर के योजना प्रदेश होते हैं। RL सिंह ने मध्य प्रदेश को प्रथम श्रेणी के प्रदेश तथा लघु प्रदेश को द्वितीय श्रेणी के प्रदेश में विभाजित किया है। यह द्वितीय श्रेणी के प्रदेश ही लघु प्रदेश कहलाते हैं। लघु प्रदेश में भौतिक तत्वों के साथ साथ सांस्कृतिक तत्वों पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक लघु प्रदेश का अपना अलग स्वरूप होता है, अलग विकास स्तर होता है तथा विशेष सांस्कृतिक समस्याएं भी होती हैं। जैसे कि हमारा गांव क्या है, एक लघु प्रदेश है और इसमें क्या होता है, अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग गांव की अलग अलग विकास स्तर होते हैं। आपके गांव में जो विकास स्तर है वह कम होगा, आपके पड़ोस के जो गांव है वहाँ पर अच्छी खासी विकास हो जाए रहेगा। ये जो है एक सांस्कृतिक विकास समस्या है। जैसे कि शिक्षा, आपके गांव में शिक्षा का जो स्थिति है वह नीचे स्टैंडर्ड में है और पास वाले जो गांव है जैसे कि वो थोड़ा शहरी एरिया में आ गया तो वहाँ का जो शिक्षा का स्थिति है वो बहुत ही ऊंची है। तो ये हो गया सांस्कृतिक समस्याएं। तो ये होता है लघु प्रदेश। RL सिंह ने भारत को 192 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। यह है उदाहरण के तौर पर, जैसे कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने विभाजित किया है दुर्ग का मैदान, बिलासपुर का मैदान, रायगढ़ का मैदान, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो मैदानी प्रदेश है उसे फिर से अलग भागों में बांटा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ क्या है, एक मध्य स्तर के प्रदेश है। अब उसे फिर से लघु प्रदेशों में विभाजित करेंगे तो जो छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रदेश आ जाएगा उसमें, तो दुर्ग का मैदान अलग हो जाएगा, बिलासपुर का मैदान अलग हो जाएगा, रायगढ़ का मैदान अलग हो जाएगा, दंडकारण्य का पठार अलग हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा, जनजातीय प्रदेश, ये सभी एक लघु आकार का प्रदेश बन जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रदेश का अर्थ, परिभाषा और वर्गीकरण या प्रकार। तो इसमें क्या किया गया है, प्रदेश को कार्यों के आधार पर, भौतिक तत्वों की एकरूपता के आधार पर और आकार के आधार पर प्रदेश को वर्गीकृत
किया गया है और उनके उदाहरण में भी जो भौतिक प्रदेश है वो सभी है। तो आप लोग उसके उदाहरण के आधार पर भौगोलिक प्रदेश इन सबों को भी लिख सकते हैं। तो आज के क्लास हम यही एक्सपायर करते हैं, यानी कि अंत करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम एक अलग क्वेश्चन लेकर के। यदि आपके पास कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें ताकि हम उसका आंसर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।